तो आज के 3 विषय हैं। और जो भी विषय हम लोग चुनते हैं, ऐसा होता है अंत में कि वो महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाते हैं। जी। तो पहला टॉपिक है कि आत्मबोध की ओर बच्चों का पहला कदम। और ये सिर्फ बच्चों का नहीं, सभी का पहला कदम होता है। कि अगर ये मान के चलें कि मेरे पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, तो वहां पे यात्रा समाप्त हो जाती है। प्रश्न जब मन में जगते हैं, तब जागरूकता पैदा होती है। तो हम मुझे अंडर ग्रेजुएट में मेरा एक सब्जेक्ट था, इंग्लिश लिटरेचर। जी। तो उसमें बहुत से कवियों की कविताएं, लेखकों के उपन्यास, ये सब हम पढ़े थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और मेरे एक बहुत अच्छे प्रोफेसर भी थे। अ, एक बहुत महान शायर के छोटे भाई थे वो। वो थे ना गोरखपुरी, चिराग गोरखपुर। फिराक गोरखपुरी। हम्म। अ, वो सहाय थे, रघुपति सहाय। और उनके छोटे भाई थे यदुपति सहाय। तो यदुपति सहाय मेरे इंग्लिश के प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे। तो उन दिनों हमने एक कविता पढ़ी थी। एक कविता वो अभी तक मुझे याद है। इंग्लैंड के एक कवि थे, रुडयार्ड किपलिंग। तो उनकी कविता थी छोटी सी, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन। मतलब मेरे पास 6 बहुत ही अच्छे नौकर रखे थे मैंने। आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई न्यू। जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। मेरे 6 सेवक थे। वो कौन कौन से सेवक थे? देयर नेम्स आर व्हाट एंड व्हाई एंड व्हेन एंड हाउ एंड वेयर एंड हु। मतलब बच्चे शुरुआत से ये सीखें कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु। कुछ भी करें या कुछ भी देखें, तो ये प्रश्न अपने आप से पूछें कि मैं ये कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या सही समय पे कर रहा हूं, और कैसे कर रहा हूं, और कहां पे हूं, और अगर कुछ और हो रहा है मेरे के बिना, वो कौन कर रहा है, अच्छा हो या बुरा। तो ये 6 प्रश्न जो हैं, मेरे 6 सबसे अच्छे सेवक थे, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है। तो ये कविता में अक्सर बच्चों की क्लास में पहले भी बता चुका हूं। आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई न्यू, देयर नेम्स आर व्हाट एंड व्हाई एंड व्हेन एंड हाउ एंड वेयर एंड हु। तो ये 6 प्रश्न अगर बच्चे याद कर लें, क्लास में बताया जा सकता है, टीचर बता सकते हैं उनको। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां और कौन। तो ये पहली पहला कदम होगा। लेकिन मेरे मन में आज सुबह ध्यान में आया कि ये पहला कदम से पहले भी एक कदम होता है। वो कि पहले आप ध्यान दें अपने स्वास्थ्य पर, खान पीन पर, दिनचर्या पर, और शिष्टाचार पर। तो ये 4 शब्द जोड़ दें, पहले वो करें, उसके बाद आत्मबोध की यात्रा शुरू हो। आत्मबोध मतलब पहले खुद को पहचाने कि मैं ये कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा, मुझ पर, औरों पर क्या असर होगा, कल और 10 साल के बाद या 50 साल के बाद अगली पीढ़ियों पर क्या असर होगा। इस तरह के प्रश्न बच्चों को
अपने आप पूछना सिखाना चाहिए। एक बार ये छोटी सी कविता उनको बार बार पढ़ा के रटा दें, कम से कम याद रह जाए, कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में, जैसे मैं नहीं भूला था। तो ये तो हुआ मेरे सोच के हिसाब पहला कदम, और इससे मानसिक विकास होता है और अपने निश्चय का, अपने आशय का पूरा ज्ञान प्राप्त होता है, और इसको बढ़ाएं और अन्य विषयों से भी जोड़ कर देख सकें कि ये विषय हम पढ़ रहे हैं, हम गणित पढ़ रहे हैं, ये जीवन में कहाँ काम आता है। अच्छा, ये विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, ये आपके बिजनेस व्यापार से भी जुड़ा हुआ है। कुछ करें, आपको गणित का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, चीजों को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, उसके चार हिस्से में बांटने के लिए, कुछ बंटवारा करना हो तो ये है इसका, ये हिस्सा। तो गणित का इस्तेमाल जीवन में होता है। इस तरह समझेंगे कि गणित का इस्तेमाल अन्य विषयों में भी होता है, और ऐसे विषय में भी होता है जिसमें गणित शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे आप संगीत सीख रहे हैं, संगीत में गणित है, इतने स्वर हैं, इतने ताल हैं, इतने वो हैं, और कितनी गिनती शुरू रहती है। तो गणित में अच्छे बच्चे अक्सर रिदम तबला वगैरह बजाने में भी अच्छे होते हैं, गणित जरूरी है उसके लिए। इतने घंटे होते हैं, इतने साल होते हैं, मिनट होते हैं, सेकंड होते हैं, सब। तो मैंने एक उदाहरण दिया कि आप इसी तरह कोई कहें कि ये केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन में हमेशा केमिस्ट्री का काम हो रहा है, 24 घंटे, हर पल। विज्ञान से जुड़े, विज्ञान हो रहा है, हमारे इतिहास हमारे जीवन को प्रभावित किया, करता रहेगा। तो इस तरह से एक सामंजस्य, इंटीग्रल एजुकेशन की शुरुआत यहां से होती है, इन प्रश्नों से। तो अच्छे शिक्षक के क्या गुण होते हैं, क्या तत्व होते हैं? ये तो सदियों से चला आ रहा है, हमारे ऋषियों से चला आ रहा है। अच्छे शिक्षक क्या होते हैं, उनकी एक पहचान होती है, और ये गुण सभी में होते हैं या होने चाहिए। हो सकता है अभी लोगों ने ध्यान न दिया हो, टीचर्स ने, लाखों टीचर्स हैं भारत में, पूरे विश्व में करोड़ों टीचर्स होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि सबने इस पर ध्यान दिया। और अगर हम इसको सोचें, क्योंकि मैं टीचर रहा हूं हर एक लेवल पे, प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक, तो मैंने इस पे ध्यान दिया है कि मैं जो शिक्षा दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसमें मेरे अंदर क्या गुण होना जरूरी है। तो मैंने पहले ये पाया कि एक अच्छे शिक्षक को एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहिए। विद्यार्थी है तो जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, और कल से ज्यादा आज वो उसी सब्जेक्ट को और अच्छा पढ़ा सकता है। अर्थात जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, पहले उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह समझे, केवल पढ़े नहीं। पुस्तक में लिखा है, उसको दोहरा देने से अच्छा टीचर नहीं बनता है, उसको समझा देने से अच्छा बनता है। और जब बच्चे समझ जाते हैं तो हमेशा याद रखते हैं, जो चीजें नहीं समझते केवल वही रटनी पड़ती है। तो ये कि पहले अच्छा विद्यार्थी बने, इसका मतलब ये होता है टीचर ने तो काफी कुछ पढ़ा है, कॉलेज में डिग्री ली है वगैरह, लेकिन डिग्री ही पर्याप्त नहीं है। उस विषय में जब डिग्री लिया है उसके बाद काफी कुछ जोड़ा गया होगा, और उस विषय में जो हमने सीखा है वो कहाँ से आया, उसमें बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े कलाकारों ने उसमें अपना योगदान दिया था, उसका इतिहास क्या है, और हमने अब तक क्या पढ़ा है, और उसके आगे क्या हो चुका है, और क्या होने वाला है। बहुत से आर्टिकल्स मैगजीन निकलते हैं उसमें कि अच्छा, इस विषय पर समय की गति क्या है,
पहले कहा जाता था कि वो फिक्स्ड है, 300 तीन 300 हजार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड समय की गति है। तो पता लगा ये 10-20 साल के बाद पता लगा कि नहीं, ये एक जैसी नहीं है, कहीं कहीं कम भी होती है, ज्यादा भी होती है। और हमारे ऋषियों ने बताया कि कम ज्यादा के अलावा कभी कभी रुक भी जाती है। और रुकती है या तेज चलती है धीमे चलती है, वो हमारी मानसिकता पर है। हम इंतजार कर रहे हैं तो समय बहुत धीरे धीरे बीतता है। हम खुश हैं तो समय अच्छे तरह से बीतता है। तो हर एक विषय में समय के साथ साथ कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं, नए विचार आते हैं। उनसे भी अवगत रहें अगर टीचर, तो बच्चों को शुरू से ही बता सकते हैं। तो बच्चे शुरू से समझ जाएंगे कि हमने जो पुस्तक के अतिरिक्त भी हमारे टीचर ने हमें बताया था। कभी कभी वो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पाठ्यक्रम से अतिरिक्त आपने जो बताया है वो बच्चे उनको प्रभावित करते हैं, क्योंकि पाठ वो पुस्तक तो उनके पास भी है, लेकिन आप जो बता रहे हैं वो उनके पास अभी नहीं है। तो एक तो ये, और दूसरा कि किसी भी विषय को आप पढ़ाएं, उसको पूरी ज्ञान प्रणाली से अलग होके ना पढ़ाएं, उसको जोड़ें। हम जो पढ़ रहे हैं, अगर हम मान लीजिए जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये धरती के बारे में ऊपर नीचे क्या है, अच्छा जियोलॉजी एक जैसी नहीं है। धरती की जियोलॉजी शुरुआत में 5 करोड़ साल पहले, 50 करोड़ साल पहले जो भी था, तब तो आग का गोला था। आग का गोला था और बिल्कुल मतलब ठोस नहीं था, पानी नहीं था। तो ये सब कैसे आया, इसके बारे में भी जाने, केवल आज जो जियोलॉजी है उसके बारे में नहीं। तो बच्चे जो है एक कहानी, हर एक आपका क्लास एक कहानी बन जाता है। अच्छा ये हुआ, ये किसने किया, कैसे हुआ, कब हुआ, आगे क्या होने वाला है, तो वो आपके भूतकाल वर्तमान और भविष्य को एक साथ जोड़ता है। तो बच्चे कहते हैं या मजा आ गया। तो जब तक बच्चे कहें मजा आ रहा है, यहां तक ले जाएं अपने शिक्षण को। और दूसरी बात है कि उसका सिखाने का तरीका भी अलग अलग होता है सबका, और सबका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप किसी उदाहरण के उसमें जोड़ें कि अपने बात बच्चों को आपने विचार या कॉन्सेप्ट बता दिया, अच्छा ये देखो उसका ये उदाहरण है, ये विचार है सब्जेक्ट में, लेकिन उसको उदाहरण के तो हमारी तरफ, हमारे अंदर भी उस तरह के विचार आते हैं, अन्य जीव जंतुओं के अंदर भी उस तरह के विचार आते हैं कि ऐसे पंख उड़ाएंगे, ऐसे करेंगे तो उड़ जाएंगे। तो हमने भी सीख लिया कि हवाई जहाज से उड़ सकते हैं। ये विचार हमारे मन में पक्षियों को देख कर आया ना। वैसे हम कहाँ सोच सकते थे कि हम उड़ जाएंगे, पहले तो चलना फिरना मुश्किल था। फिर कह रहे अरे ये जो कॉमेट और एस्ट्रॉयड वो तो यहाँ से वहां तक चले जाते हैं आसमान में क्षितिज में, अच्छा तो हम भी जा सकते हैं। हमने सैटेलाइट वगैरह बना के वहां चले गए। तो इस तरह के उदाहरण, और कभी कभी छोटी छोटी कहानियां जुड़ी होती है। बड़े बड़े विद्वानों की, वैज्ञानिकों के जीवन से जुड़ी हुई कहानियां आप उनको बताएं तो कहेंगे अच्छा उन्होंने ऐसा किया और इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, आविष्कार कर दिया, हम भी कर सकते हैं। तो इसको जो है ना एक जीवंत शिक्षा होती है, उसमें आपने जान डाल दी। और जान जो है उस विचार से, उस आविष्कार से जुड़े हुए किस वैज्ञानिक, किस दार्शनिक ने इसके बारे में बताया हमें, ये पुस्तक में कहाँ से आई। पुस्तक में आने से पहले भी तो कहीं थी, पाठ्यक्रम में आने से पहले वो सब कुछ था, वो हमने चुन के डाल दिया। वो एक सैंपल होता है, पूरा ज्ञान नहीं होता, पुस्तक में हो भी नहीं सकता।
ऐसी पुस्तक कोई नहीं बन सकती किसी विषय पर आपको पूरा ज्ञान दे दे। एक टुकड़ा आता है पुस्तकों में, पाठ्यक्रम में, उस टुकड़े में आप जान डालें, तब जो है वो बच्चों के जीवन में उतर सकता है। अगर केवल एक तथ्य आप बता रहे हैं, तथ्य बता रहे हैं, घटना की तारीख बता रहे हैं और क्या घटना हुई, वो घटना क्यों हुई, कैसे हुई, उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद उसका प्रभाव परिणाम क्या हुआ, इस सब को आप जोड़ के एक संगठित रूप से एक सामंजस्य में लाके वो शिक्षा प्रभावित होती है। तो ये दो तीन गुण और मुख्य तत्व जो मैंने पाया है कि उससे मैं किसी स्तर पे शिक्षक बन सका हूं, तो मैंने जो सीखा है वो मैं सिर्फ बता रहा हूं। आपको अच्छा लगे तो आप उसको अपनाइए, उस ओर ध्यान दीजिए, उसको अपनी दृष्टि में रखिए कुछ करते हुए। और उस सब्जेक्ट पे हमेशा कुछ ना कुछ नया आता है, उसको पढ़ते रहना चाहिए, ताकि आप उससे बिल्कुल अछूते न रह जाएं कि हम सब्जेक्ट तो पढ़ा रहे हैं लेकिन हमको उसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। और एक समस्या और एक तरह से एक बड़ा सुखद अनुभव होता है कि जब आपकी जिज्ञासा बढ़ती है तो आपको लगता है अरे हम तो कुछ भी नहीं जानते। तो वहां तक पहुंच जाए तो कुछ नहीं जानते, तो फिर जानने की शुरुआत होती है। फिर आप पुस्तकें चुनते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था अभी कुछ दिन पहले, मुझे याद है कि मेरी जिज्ञासा अपनी ये कहाँ से जाग कहाँ से बढ़ी कि हम ये जानना चाहते हैं, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है वो भी जानना चाहते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद, सारे कॉलेज डिग्री के बाद, जब मैंने वर्ल्ड बैंक ज्वाइन किया शुरुआत में 1974-75 के दौरान, तो वहां पे तो हम दुनिया के बारे में धीरे धीरे कुछ न कुछ जानने लगे किस्तों में। तो उस समय एक पुस्तक चर्चित थी, इन्फिनिटी एंड द माइंड, बाई रूडी रकर। वो पुस्तक मुझे उसने मेरी यात्रा शुरू की। तो आप कौन जाने, कोई व्यक्ति आपसे मिलता है, किसी मित्र से मिलते हैं, हो सकता है वो आपको जगा दे, हो सकता है किसी मैगजीन का कोई आर्टिकल जगा दे, या आप एक छोटी सी आर्टिकल देख लें या पुस्तक पढ़ लें, वो जगा ले। तो ये कब होता है, कैसे होता है, कोई नहीं जानता, लेकिन होना चाहिए। तो वो पुस्तक का उदाहरण दिया मैंने कि वहां से फिर ये अच्छा इन्फिनिटी, ये कॉन्सेप्ट ही बहुत ही मतलब उलझा हुआ सा है। तो अगर आप किसी से पूछें, बच्चों से पूछें कि ये अनंत क्या होता है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, तो ऐसी कोई संख्या हो सकती है जो अनंत को माप सके। इन्फिनिटी नंबर में जान, न्यूमेरिकल में जानते हैं ना, ये करोड़, हजार, ये सब चलता जाए, अरब खरब चलता जाए, ये कहाँ तक जाएगा? संख्याएं बढ़ती जाएं तो कहाँ तक सबसे ज्यादा बढ़ सकती है? तो हो सकता है कोई बच्चा जवाब दे ये अनंत है ना, इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी कोई नंबर होता है? अब ये सोचना जरूरी है कि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, क्योंकि अगर होता तो इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें एक जोड़ दीजिए, वो इन्फिनिटी से +1, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो वो नंबर नहीं, वो एक कॉन्सेप्ट होता है। हालांकि इन्फिनिटी का उपयोग बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक फॉर्मूला में किया जाता है। एक इन्फिनिटी ऐसे वाला वो साइन लगा देते हैं, मतलब ये कोई संख्या नहीं। और उससे कहो कि एक छोटी संख्या है, दो से नहीं, एक ब्रह्मांड आप कह सकते हैं, एक ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो तो बहुत बड़ा हो गया। और दो दो आलू है, उससे तो बहुत बड़ा है। तो संख्याओं का अपने आप में महत्व होता है। तो जैसे मैंने ऐसे उदाहरण, ऐसे तो मैं बोलता रह जाऊंगा, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट को अंदर बाहर दाएं बाएं सब ऐसे बिल्कुल स्पष्ट करके बताने का प्रयास होना चाहिए, उसको सीमित करने का नहीं, क्योंकि वो सीमित हो जाती है पुस्तक में।
पुस्तक से बाहर, वो आपकी देन है। पुस्तक तो आपको छपी छपाई लिखी लिखाई मिल गई। आत्म जागरूकता के विषय में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बात तो एकदम सत्य है कि जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे हाँ, तब तक हम किसी को जागरूक नहीं कर सकते। और हमें हाँ, जागरूक करने कोई मैजिक नहीं होगा या कोई अलग से व्यक्ति नहीं आएगा जो हमें आ गया और जागरूक कर दिया। एक ही टीचर 80 बच्चों को, 60 बच्चों को एक साथ टीच करता है, लेकिन उसमें कुछ जागरूक होके बहुत अच्छा कर ले जाते हैं, हाँ। कुछ चीजें सीख लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि उसी से मजाक हंसी करके टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। ये सभी के साथ है। हम कह रहे हैं कि अगर हम एक ही जगह सब बहुत सारे टीचर हैं तो उसमें कौन एक विशेष व्यक्ति जागरूक है, या कोई भी इवेंट आप देख लीजिए, चाहे किसी भी समाज को आप ले लीजिए कि जागरूक एक दो व्यक्ति होते हैं, लेकिन उसके लिए बस ये किया जा सकता है। अगर हम बच्चों का ये रखें कि बच्चों को कैसे जागरूक किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों को एक टीचर ही जागरूक कर सकता है, तो उनके सामने मुझे लगता है कि फिर हम वही घूम फिर के आए, एक स्टोरी जो बहुत ही वो है, बहुत इंस्पायर करने वाली है। और उसके साथ साथ बच्चों के सामने प्रश्न छोड़ देना, समस्या छोड़ देना, और समस्या का समाधान उनसे खुद खोजना, ताकि जो हाँ, बिल्कुल। हाँ, जो जब बच्चा समस्या का समाधान छोटी उम्र से खुद करेगा तो उसके अंदर धीरे धीरे वो जागरूकता का विकास हो सकता है। क्योंकि हम इसको छोड़ तो नहीं सकते हैं कि हाँ चलो होगा, जागरूक तो होगा, नहीं होगा तो ये, लेकिन हम बच्चों की ओर से ये प्रयास कर सकते हैं कि हम कुछ उनके सामने कुछ छोड़ दें, कुछ ऐसा छोड़ दें जो उनके दिमाग पे हमेशा कौंधे। जैसे प्रज्ञालय द्वारा दिए गए इतने सारे प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों को कई बार मैं छोड़ देती हूँ, तो जिन बच्चों से उम्मीद भी नहीं रहती है वो बच्चे बहुत अच्छा उत्तर दे लेते हैं। तो हाँ, और ऐसा उत्तर देते हैं जो मैं खुद नहीं सोची रहती हूँ कि शायद मैं ऐसा ना बता पाऊं। और हम उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं क्लास में कि अरे ये तो नहीं कर पाएगी, अरे ये तो नहीं, लेकिन वो जागरूक हो रहा है बच्चा। तो हमारा काम है छोटी छोटी चीजों को उनके सामने ले आके रख देना, ताकि वो फिर कुछ, जैसे कि ये प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत है। ये इनका कॉलबर्ग का, पैवलाव का कुत्ते वाला प्रयोग हुआ था। तो उसमें यही था कि जब समस्याएं आती हैं और जब ऑब्जेक्ट रहता है सामने, तो उसको धीरे धीरे वो खुद सॉल्व कर लेता है। एक बंदर पे उन्होंने प्रयोग किया, चूहों पे प्रयोग किया, और ये क्या नाम है, कुत्तों पे प्रयोग किया, बिल्ली के बच्चों पे किया। तो यही है कि जब समस्या आएगी, ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका समाधान खुद कर लेगा, लेकिन समस्या ही नहीं आएगी और जब हम उन्हें एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर में ही रखेंगे, तो फिर वो समाधान किसी भी एंगल से नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक एक बड़ा दिलचस्प सवाल अभी भी मन में आया कि बहुत सी बातें, बहुत सा विज्ञान, गणित वगैरह, ये दूसरे जीव जंतु समझते हैं शुरू से, और हम इतना सिखाए जाने पर भी नहीं समझ पाते। आपने कुत्ते का नाम लिया, कुत्ते पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक पालतू कुत्ता था किसी का। तो वो दिन में अपना ऑफिस कहीं काम वाम पे जाते थे। तो कुत्ता जो है, जब वो घर वापस आने के लिए उनके मन में विचार आता था, वहां से चले भी नहीं, मन में विचार आता था, कुत्ते की दुम ऐसे ऐसे करने लगती थी। दोनों जगह कैमरा लगा के उनके ऑफिस में, वो 10-20 किलोमीटर दूर है, और घर में वो मॉनिटर करेंगे कि उनका क्या करना इस तरह को किस तरह से प्रभावित करता है। तो जैसे ही उनके मन, अच्छा अभी वो उठे भी नहीं अपने कुर्सी से, वो बैठे हैं, और जैसे उनके मन में विचार आया, तैसे कुत्ता जो की दुम हिलने लगी। ठीक है। अच्छा, अब वो उठ के वहां से खड़े हो गए, अपना जैकेट वगैरह पहन के अब चलने वाले हैं। अच्छा, चलने वाले हैं, तो कुत्ता जो है पहले इधर उधर देखता है ना। उसके बाद 15-20 मिनट तक वो शांत होके बैठ जाता है। और जब वो घर पहुंचने वाले हैं आधा किलोमीटर पहले, तब से वो दरवाजे पर जाके खड़ा हो जाता है। उसको पता लग गया है अब वो आधा किलोमीटर आ गए। दरवाजे पे खड़ा हो जाता था। उसके बाद 2-4 मिनट के बाद वो अंदर आए, दरवाजा खुला, तो बस उनसे लिपट जाता था। एक बार नहीं, कई बार इस पे पालतू कुत्ते पे हुआ था।
तो वो अच्छा, कुत्ते को किसी ने नहीं बताया, वो कैसे सीख जाते हैं? वो किसी को सूंघ के पहचान जाते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है। अधिकतर जानवर जो कुछ भी खाते हैं, सूंघ के पता लग जाता है कि ये खाना मुझे खाना चाहिए कि नहीं, इसमें जहर है कि नहीं, इसमें क्या है कि नहीं। और कीड़े मकोड़े अब चींटी को पता लग जाता है कहाँ वो शहद गिरा हुआ है, मिठाई मिठाई, पता नहीं कहाँ से वो झुंड के झुंड आ जाते हैं। किसी ने ही बताया कि देखो उस दिशा में, उनको दिशा का पता लग गया, कितनी दूर वो मिठास है उसका पता लग गया। तो अगर हम जानवरों को देखकर ही सीखें कि उनको कैसे पता लग जाता है, उनके पास इंद्रियों के अलावा कोई 6 7 सेंस भी होता है कि वो जान जाते हैं पहले, और हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। बल्कि एक वीडियो आप लोगों ने शायद देखा हो कि ये जानवर इंसान के बारे में क्या सोचते होंगे। तो अभी हमारे घर में बच्चों ने उसको देख के एक पैराग्राफ उसका समरी लिखा था कि कुत्ते हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और ये पक्षी क्या सोचते हैं। अरे ये तो हम घोंसला बनाए थे, आके पेड़ काट दिए हमारे, वो चूजे मर गए, और हम अब वहां पे कहाँ जाएं, कहाँ दूसरे पेड़ पे एक और घोंसला बनाना पड़ेगा, परेशान हो जाते हैं। अन्य अन्य जानवर, तोता बोलता है कि ये क्या ऐसे, हम खुले आजाद आसमान में उड़ रहे थे, हमें पकड़ के पिंजरे में बंद कर दिया। और फिर कहते हैं हमारी तरफ बोलो, हमसे बोलवाते हैं जबरदस्ती। और उनकी भाषा नहीं समझते हैं, उनको झुठला देते हैं, उनकी जैसी आवाज निकाल देते हैं, वो लोग खुश हो जाते हैं, और फिर मुझे परमानेंटली बंद कर देते हैं। काश हमें छोड़ देते। तो एक बच्चे ने उसके समरे में लिखा था कि हम इससे जानवरों के बारे में सीख जाते हैं। हमने कहा जानवरों के बारे में नहीं, इससे हम अपने बारे में सीखते हैं। और सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरे समाज के बारे में और समाज के भविष्य के बारे में हम सीखते हैं अगर हम ये सोचें कि ये पक्षी और ये जानवर और कीड़े मकोड़े इंसान के बारे में क्या सोचते होंगे। पहले तो देखते ही डर के अधिकतर तो भाग जाते हैं। 5 मिनट कुछ ही बचे। कुछ ही जानवर होते हैं जो भागते नहीं हैं। शेर नहीं भागेगा आपको देख के, लेकिन बाकी सब। तो चलिए अंत में सुधा जी भी हैं, कुछ जोड़ना चाहें आप लोग, जोड़ दीजिए। भैया की बातें सुनी, अच्छा लगा। अब थोड़ा बीच से पूरी सुना कहाँ नहीं। सुने? हाँ वही बीच से सुना, लेकिन जितना सुना उतना अच्छा लगा। सुनते आई है इसलिए अंदाजा लगा लेती हैं भाभी जी कि जो बोले हाँ, होंगे अच्छा बोले होंगे। भैया को इतने दिन से सुनते आ रहे हैं हम लोग तो, वही ना और कह धीरे रहे हैं, धीरे सुनते और आई हैं। हमारी समझ बढ़ रही है नहीं तो ये चीजों मैं को ज्यादा जानता अच्छे हूँ से कि रिसीव कर रहे हैं। ये मैं जानता हूँ कि कुछ लोग प्रियजन सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ करने लगे ना तो और मजा आए। नहीं नहीं, करेंगे भैया, करेंगे वो सुबह एक कभी तो एक आएगी। प्रश्न है कि एक तीसरा प्रश्न है कि हम लड़ते क्यों हैं, तो इसके हाँ बारे में। हाँ, हाँ, इसके इसके बारे बारे में में मैं। मैं 2 शब्द बोल देता हूँ, फिर आप लोग जोड़िएगा। जी। लड़ने का मुख्य कारण होता है अहंकार। हाँ। हम बड़े हैं और वर्चस्व की लड़ाई। लोग हमें बड़ा हाँ। मान नहीं रहे हैं। हाँ। हैं तो चलो उनको हड़काते हैं, दादागिरी करते हैं। दूसरा, हम औरों के बारे में जानते नहीं है। हमें हमेशा संदेह रहता, शक रहता, कहीं वो हमें ना मार दे, कि उसके पास तो बम है मेरे पास नहीं है, चलो हम भी बम बना लेते हैं। तो उसके उसके अटैक करने से पहले हम ही उसको खत्म कर देते हैं कि ये समस्या ही दूर हो जाए। इस तरह की मानसिकता। और एक तरह से ना कि लोग हमको माने, हमका प्रभाव, मेरा प्रभाव सबके ऊपर रहे, सब लोग डरे हमसे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर सब लोग डरे हुए हों तो वो हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन ये भूल है। डरे हैं मतलब आक्रमण करने की वो तैयारी और जल्दी करेगा, क्योंकि डरा हुआ है, वो डरा हुआ नहीं रहना चाहता।
तो ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक प्रयोग है कि हम लड़ते क्यों हैं। तो उसमें हम पाएंगे कि लड़ते हैं, समाज में बहुत लोग हैं तभी तो लड़ेंगे, अलग अलग ग्रुप हैं। अच्छा, ये ग्रुप कहता है कि हम आपसे आगे हैं, वो कहेगा नहीं हम आपसे आगे हैं, चलो इस ग्रुप को ही खत्म कर दो। तो बड़े बड़े युद्ध होते हैं। लेकिन एक तरह का युद्ध जो भगवत गीता में बताया गया है उसको जस्टिफाई किया गया है अच्छी तरीके से, कि जब कुछ लोग पूरे समाज में अत्याचार, अन्याय और दुष्व्यवहार कर रहे हैं और उससे सारा समाज बर्बाद हो सकता है, तो उन कुछ लोगों से आप लड़ कर पहले उनसे बातचीत करके उनको समझाइए, नहीं तो समझाएं तो जबरदस्ती समझाइए। ये जो है जस्टिफिकेशन भागवत गीता में दिया गया है। मेरे ख्याल से अब समय भी कम हो रहा है, शायद होने वाला है। आप लोग जल्दी से कुछ जोड़ना चाहें जोड़ दीजिए। 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट बच्चे हैं। बस यही है कि कुल मिला के वर्चस्व की जो लड़ाई है ना, उसके जो वर्चस्व की मुझे आगे आना है, मुझे मतलब बहुत ज्यादा ऊपर दिखना है दूसरों से, उसी लिए लड़ते हैं। अगर लोगों के अंदर ये संतोष रहे कि नहीं, मैं जिस स्थिति में हूँ, जैसे हूँ, मुझे जो मिला है, अगर मैं उसमें संतुष्ट हूँ, क्योंकि बच्चों को भी शुरू से इसी टाइप से प्रेरणा देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए कि लड़ाई में जैसे चाहे महाभारत की लड़ाई हो, रामायण की लड़ाई हो, उसमें ये सिखाना चाहिए कि लड़ाई किसी नहीं, को भी कुछ हम देने के पूरे लिए। जीवन को एक लड़ाई समझते हैं ना। मौसम है, मौसम से हाँ, लड़ रहे हैं। ट्रैफिक है, हम ट्रैफिक बिल्कुल में लड़ बिल्कुल। रहे हैं। हम्म, किसी के साथ मतभेद है, उससे लड़ रहे हैं। किसी के साथ वार्तालाप भी हम ठीक से नहीं कर पाते।